तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अपने मैग्नेटिक फ्लक्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, कुछ हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है और कुछ हमें जो है यहाँ पे हमें ये एरिया गिवन है और इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसको क्रॉस कर रही हैं। एक एरिया हमें यहाँ पे गिवन है कि उसको भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं। तो हमें ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो एरिया 1 में ज़्यादा होगी या एरिया 2 में ज़्यादा होगी। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्लक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ी थी, फाई इज इक्वल टू बी ए। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इसको कैसे निकालेंगे, तो जो बी हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फाई अपॉन ए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको क्रॉस कर रही हैं और कितने एरिया में से इसको क्रॉस कर रही हैं। तो हम इस रेशो से बी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एरिया 1 में बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी या एरिया 2 में बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और वो बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फाई अपॉन ए। फाई में हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही हैं, और एरिया में हम पुट करेंगे कितने एरिया में से वो आपकी क्रॉस कर रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एरिया 1 में जो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जो एरिया टू है, अगर हम यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी एरिया 2 में निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एरिया 2 में निकालें तो जो एरिया 2 में आपको गिवन है एरिया की वैल्यू, तो एरिया 2 में जो एरिया है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें एरिया गिवन है उसकी वैल्यू जो है वो 4 है, ये गिवन है हमें। और फाई की जो वैल्यू है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे जो है 16 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसको क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी हमारी कितनी आएगी, यानी कि बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए हमारा कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, हमारी 16 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और एरिया हमारा कितना है 4। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आई वो हमारी आई 4। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारी यहाँ पे 4 आई है। ठीक है, तो एरिया बी में हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू हमारी 4 आई है। अब हमें सेम यही चीज़ किसके लिए करनी है, अब हमें सेम यही चीज़ एरिया 1 के लिए करनी है। तो ये हमारे पास एरिया 1 है, इस एरिया 1 के लिए, ठीक है, हमें जो इसका एरिया गिवन है, एरिया की जो वैल्यू है वो हमें 1 गिवन है। ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे इसको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो भी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी कितनी है, 16 है। तो एरिया 2 में से बी जो है वो आपकी 16 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और एरिया 1 में से भी जो है वो 16 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, एरिया 2 का जो एरिया है वो 4 है और एरिया 1 का जो एरिया है वो 1 है। अब हमें एरिया 1 के लिए निकालनी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी की वैल्यू जो है हमें एरिया 1 के लिए निकालनी है। तो एरिया 1 के लिए हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे इसके लिए, फाई अपॉन बी। तो फाई की वैल्यू तो सेम है, एरिया 1 के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं, 16 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और कितने एरिया में से क्रॉस कर रही है, एरिया की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें 1 गिवन है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई है, 16 आई है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे एरिया 1 में से एरिया 1 में जो बी की वैल्यू आई है वो 16 आई है, और एरिया 2 में से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है वो 4 आई है। तो इसका मतलब एरिया 1 की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो एरिया 2 से कितनी है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन था, यहाँ पे हमें गिवन था कि एरिया 1 में से, ये जो हमारा एरिया 1 है इसमें 16 मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं, और वो उसका जो एरिया है वो 1 है। सिमिलरली एरिया 2 में से भी हमें 16 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं और एरिया कितना है, 4 है।
ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट वाले एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी B इज इक्वल टू 5/A, तो ये हो जाएगा हमारा 16/1 इज इक्वल टू 16। तो पहले वाले एरिया के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 16 निकाली और दूसरे वाले एरिया के लिए हो जाएगा हमारा 16/4 इज इक्वल टू 4। तो यानी कि पहले वाले एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 16 है और दूसरे वाले एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 4 है। तो इसका मतलब पहले वाला एरिया की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो यही हमने इसमें बताया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एरिया 1 इज़ 4 टाइम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द एरिया 2। तो हमें ये देखना होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो B होती है वो 5/A है, यानी कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपकी क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी जो है वो कम होगी। नेक्स्ट इसमें फिर गिवन है व्हेन ए कोयल ऑफ n टर्न्स, अगर किसी भी कोयल में आपके n टर्न्स हैं और ईच ऑफ एरिया A इज़ हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉयल इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने निकाला था कि अगर हमारे पास एक ही एरिया है, उस एक ही एरिया में से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमने फ्लक्स की वैल्यू लिखी थी B.A और इसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा। ये हमने एक ही लूप के लिए लिखी थी। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे लूप्स हैं, यानी कि इसमें अगर बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल लग दिया, यानी कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे n जो होते हैं कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 टर्न्स है तो उसको हम किससे निकाल लेंगे, अगर 1 टर्न है तो उसको हम लिख लेंगे BA cos थीटा। अगर उसमें बहुत सारे टर्न्स हैं तो बहुत सारे टर्न्स के मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम उसके एक टर्न का जो फ्लक्स है उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कि फाई जो होगा NBA cos थीटा, इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फिर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसका क्या यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का जो SI यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेबर कहते हैं, WEBER। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W एंड स्मॉल b, वेबर, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका SI यूनिट होता है आपका वेबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम करंट का हमारा SI यूनिट होता है, करंट को हम किससे मेज़र करते हैं, करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, ठीक है। ऐसी जो वोल्टेज होती है उसको हम वोल्ट में मेज़र करते हैं, ठीक है। इसी तरीके ऐसे जो हमारा चार्ज होता है उसको हम किससे मेज़र करते हैं, उसको हम कूलम में मेज़र करते हैं। ऐसे ही जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वेबर, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W इंटू स्मॉल b से इसका SI यूनिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 वेबर इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर हेल्ड नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इसको लिखा कि जो फाई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फाई इज इक्वल टू B इंटू A, यानी कि किसी भी फ्लक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 1 वेबर कब होगी, फ्लक्स की वैल्यू 1 वेबर कब होगी, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो फ्लक्स की वैल्यू 1 वेबर कब होगी, जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला और एरिया कितना है हमारा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 1 वेबर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू B इंटू A के बराबर होता है, जहाँ पे B हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, A हमारा एरिया है।
तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 1 वेबर होगी जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 टेस्ला होगा और हमारा एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो जो 1 वेबर है, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 टेस्ला जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है या मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके हमने 2 नाम लिखे थे। एक पहला नाम हमने इसका लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी का जो पहला नाम हमने लिखा था वो हमने लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसका जो सेकेंड नाम हमने लिखा था मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके 2 नाम होते हैं। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, बी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, और फाई का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेबर। ठीक है, और 1 वेबर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला गुना 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साथ किसी भी सरफेस को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया तो उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को हम 1 वेबर कब कहेंगे, जब हमने उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और उसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया में से कैसे क्रॉस कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, उसको नॉर्मली क्रॉस कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, मैग्नेटिक फील्ड जो है एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रही है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम वेबर कहते हैं, और 1 वेबर जो है एक ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने किसी भी एरिया को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर 1 टेस्ला है और उस एरिया की वैल्यू जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 वेबर होगी। तो 1 वेबर आ गया आपका 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है फिर सीजीएस यूनिट। तो जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, द सीजीएस यूनिट ऑफ फाई इज़ मैक्सवेल। फ्लक्स की जो सीजीएस यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट होती है, उसको मैक्सवेल कहते हैं। ठीक है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है इसको हम कहते हैं मैक्सवेल, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल एम और स्मॉल एक्स के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है उसको हम वेबर कहते हैं, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है उसको हम मैक्सवेल कहते हैं। फिर हमें ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, कि जो आपका 1 वेबर होता है वो कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है और जो सीजीएस यूनिट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लिखेंगे कि जो 1 वेबर है दैट इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है और उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है, और दोनों के बीच में 10⁸ का रिलेशन होता है। इसके बाद है इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, बी वेक्टर का और ए वेक्टर का जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। और हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है हमेशा वो क्या आती है, एक नंबर आती है, एक नंबर है, यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद है डायमेंशन फॉर्मूला फाई, यानी कि फाई के जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के हम क्या निकाल सकते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि गिव द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू जो है आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर आप क्या एक यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे आप कौन से फॉर्मूले से, जो भी फॉर्मूला आपको गिवन है, तो कोई भी अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम
उसके फॉर्मूले से ही हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें गिवन है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये हम यूज़ करेंगे। फिर हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया की तो वैल्यू पता है, हमें एरिया की वैल्यू पता है, लेकिन हमें बी की वैल्यू नहीं पता। तो बी की वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और बी की वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगी एफ अपॉन क्यू वी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपको फाई की वैल्यू क्या गिवन है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि कॉस थीटा है वो तो आपका, आप उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि डायमेंशन के लिए आपको ये देखना है फाई इज इक्वल टू बी ए। अब एक का तो आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है, लेकिन आपको किसका नहीं पता, आपको बी का नहीं पता, ठीक है। तो बी का निकालने के लिए हमें पता है कि जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू वी बी, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी का फोर्स लगाती है। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो बी किसके बराबर हो जाएगा आपका एफ अपॉन क्यू इंटू वी। अब सारी वैल्यूज़ हमें पता है, एफ़ की वैल्यू जो होती है एम एल टी माइनस टू होती है, एफ़ की वैल्यू जो होती है एम एल टी माइनस टू होती है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू जो होती है वो आपकी कितनी होती है, ए इंटू टी, और वेलोसिटी की वैल्यू होती है आपकी एल टी माइनस वन, ठीक है। और एरिया की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी एल स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे एल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है आपका एम एल टी माइनस टू। एरिया का जो होता है वो उसके लिए हम लिखेंगे एल स्क्वायर अपॉन, चार्ज के लिए हमें पता है चार्ज किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो जो चार्ज होता है उसको हम क्या लिखेंगे, आई इंटू टी। आई का पता है हमें एम्पियर और टाइम का पता है हमें टी, तो इसको हम लिखेंगे ए टी। तो जहाँ पे भी क्यू है उसके लिए हम लिखेंगे ए इंटू टी, और वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एल टी माइनस वन। तो ये सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा, फाई इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि पहले आपको फ्लक्स का देखना है, फिर इसमें देखना है कि आपको ए का तो पता है लेकिन आपको बी का नहीं पता। तो बी का आप कैसे निकालोगे, इस वाले से कि चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो कितना फोर्स लगाती है, वो क्यू वी बी का फोर्स लगाती है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकाल सकते हो, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन जो है फ्लक्स वाले फॉर्मूले में पुट करके। तो जो हमारा फाइनल रिलेशन आया वो आया हमारा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये रिलेशन जो है हमारा यहाँ पे आया है एम एल टू टी माइनस टू। अब इसके बाद हमें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए स्टैंड फॉर एम्पियर। तो ए जो है वो एम्पियर के लिए होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको हम दूसरी फॉर्म में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एम एल टू टी माइनस टू है ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है, ये तो हमें पता है कि ये एनर्जी का होता है या वर्क डन का होता है, ठीक है। जो हमारा एम एल टी माइनस टू होता है ये फोर्स के लिए होता है, और जो हमारा एम एल टू टी माइनस टू का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये हमारा फोर्स के लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है या फिर वर्क डन के लिए होता है। तो इसको फिर हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन एम्पियर भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमारी एनर्जी बन गई और ये हमारा एम्पियर बन गया। तो वेबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है तो अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखें तो इसके ऐसा यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे जो निकाली है एम एल टू टी माइनस टू इंटू एम्पियर का इन्वर्स। तो हमने देखा कि अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसका यूनिट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लक्स के यूनिट को दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो है ये किसका है,
ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जो यूनिट है वो होता है आपका जूल। और फिर ये किसका है, एम्पियर। एम्पियर जो होता है ये करंट का होता है, यानी कि ये एम्पियर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जूल पर एम्पियर। तो फ्लक्स का जो यूनिट है इसको हमने दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, तो ये हो गया आपका जूल पर एम्पियर। और अभी हमने देखा कि एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका आई है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम या कूलाम अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से जो एम्पियर होगा आपका, ठीक है, आपको पता है कि जो एम्पियर होता है वो किसके बराबर होता है, आपका कूलाम अपॉन टाइम के बराबर होगा। तो एम्पियर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, कूलाम अपॉन सेकंड पुट कर दोगे। टाइम की जगह आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे सेकंड पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब हम सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो, इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो ये जूल था हमारे पास वेबर का, इसको हमने एनर्जी की फॉर्म में लिखा, यानी कि ये एनर्जी है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो जूल होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और एम्पियर को हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, तो फिर हमें पता है कि जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, तो करंट जो होता है वो एम्पियर होता है, यानी कि एम्पियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम अपॉन सेकेंड। कूलाम अपॉन सेकेंड, यानी कि जहाँ पे एम्पियर है उस एम्पियर की जगह हम क्या लिख लेंगे, कूलाम अपॉन सेकेंड लिख लेंगे। तो इस एम्पियर की जगह आ गया आपका कूलाम अपॉन सेकेंड। तो ये जो सेकेंड है ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड आपका ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बन गया ये आपके पास जूल सेकेंड पर कूलाम। ठीक है, जूल सेकेंड पर कूलाम। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट सेकेंड आप इसको लिख सकते हो। जूल पर कूलाम जो है ये किसका होता है, वोल्ट का होता है। यहाँ पे आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा आपके पास ये जूल कूलाम इंटू सेकेंड। अब ये जो जूल पर कूलाम है ये किसके बराबर होता है, ये वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू जो आपका W होता है। ठीक है, तो जो आपका V होता है, ठीक है, जो आपका V होता है दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्योंकि ये हमने जो वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था लास्ट वाले चैप्टर में, जब हमने वोल्टेज का देखा था, हमने देखा था कि जो वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, W बाई Q के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो जूल अपॉन कूलाम है ये किसके बराबर बन गया, ये V के बराबर बन गया वोल्टेज। और वोल्टेज को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वोल्ट, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, और ये सेकंड होगा, तो ये इसका ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो 1 वेबर होता है। ठीक है, और 1 वेबर जो है वो 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद इसका जो CGS यूनिट होता है वो मैक्सवेल होता है, और दोनों में जो रिलेशन होता है 10⁸ का रिलेशन होता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो ml/2 A इन्वर्स आएगा। ठीक है, और फिर हमने एक वेबर को हमने जो है इसमें चेंज किया जूल सेकंड पर कूलाम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वोल्ट पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट जो हैं वो क्या होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल ऑफ n टर्न्स। एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, हेल्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, तो इसमें आपको एक कॉइल दी गई है, उस कॉइल में जो है n टर्न्स हैं, और उस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है, और उस कॉइल का जो एरिया है वो A है, और आपने कैसे रखा है, पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि आपने कॉइल को पैरेलल टू द फील्ड रखा है। कॉइल को अगर हमने पैरेलल टू द फील्ड रखा है तो मान लो ये आपकी कोई भी कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है, अभी हम अगर एक कॉइल के लिए निकालें, ठीक है, तो इसमें हमारा जो 90 डिग्री का ये हमारा
एरिया हो गया, ठीक है। और ये इसका जो एरिया है ए है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब हम इस एरिया का जो नॉर्मल होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हमने अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो हमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई गई है पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल टू द फील्ड है, तो यानी कि इसका जो प्लेन है वो आपका ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। क्योंकि इसमें दिया गया है कि एरिया ए को इस तरीके से रखा हुआ है पैरेलल टू द फील्ड, जो इसका एरिया ए है वो पैरेलल टू द फील्ड है, तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसका एरिया जो नॉर्मल होगा वो 90 डिग्री ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हमें पता है कि फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, फ्लक्स होता है आपका बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। कोस 90 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि इस केस में जो फ्लक्स होगा उस एरिया में से, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि यहाँ पे इसमें इसको एरिया को इस तरीके से रखा गया है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि उसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरह इसमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिर गिवन है, स्क्वेयर कॉइल ऑफ 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वेयर कॉइल है जिसमें एरिया उसका गिवन है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि आपने एक स्क्वेयर कॉइल है, इस तरीके से ये आपकी स्क्वेयर कॉइल है, इसका जो एरिया आपको गिवन है वो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर का एरिया है। और फिर हमें ये देखना है कि उसको हमने रखा कैसे है, इसको हमने रखा है परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस एरिया का अगर हम परपेंडिकुलर देखें, इस एरिया का जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे क्रॉस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो कैसे है वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 0 डिग्री होगी। और हमें पता है कि कॉस 0 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b इंटू ए के बराबर। तो b की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻³ और एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻², तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10 वेबर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास ये कोई एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया इसका नॉर्मल हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल टू द प्लेन है तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी और फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। और सेकंड केस में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास, सेकंड केस में हमें क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एरिया है और ये हमारा एरिया का परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आएगी और फ्लक्स की वैल्यू जो है वो b इंटू ए के बराबर आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी पैरेलल टू द फील्ड है, ऐसे पैरेलल टू द प्लेन है, ऐसे पैरेलल टू द प्लेन है, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। और अगर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो वो आपकी फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये कंसेप्ट को आपको ध्यान से देखना है। थैंक यू।